तो कंपनी के वैल्यूएशन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। और इररिलेवेंस थ्योरी का मतलब होता है कि अगर डेट इक्विटी की स्ट्रक्चर चेंज होंगे भी ना, फिर भी कंपनी के वैल्यू के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और ईपीएस के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट अगेन, यानी कि कंपनी के पास में कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरीज में ऐसा लिखा है कि अगर हमारे डेट इक्विटी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे तो कुछ थ्योरीज कहती है, यानी कि उसके नाम है, एक तो एनआई थ्योरी कहती है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है, और मोदी मिलेंगे के अप्रोच विथ टैक्स, ये तीनों थ्योरीज कहती है कि डेट इक्विटी के स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से आपकी ईपीएस के ऊपर फर्क पड़ता है, यानी कि कंपनी के वैल्यूएशंस के ऊपर फर्क पड़ता है। पर कुछ थ्योरीज ऐसे कहेंगी कि यार डेट इक्विटी स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो जाए, डेट इक्विटी स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो जाए, आपके वैल्यूएशंस के ऊपर, शेयर होल्डर के ईपीएस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसका नाम ही इररिलेवेंस है। इसलिए ऐसे दो थ्योरी हमारे पास में, एक है एनओआई अप्रोच और एक है मोदी मिलेंगे विदाउट टैक्स अप्रोच। ऊपर था विद टैक्स, ये है विदाउट टैक्स अप्रोच। अब हमें जानना पड़ेगा कि थ्योरीज क्या कहती है, तो इसलिए हमारे ठीक उसके पहले के ऊपर यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज को हमने एक्सप्लेन किया 250 में। यहाँ पे एक तो सबसे पहले अप्रोच है निया अप्रोच, क्या बोलते हैं इसको, एनआईए अप्रोच, एनआईए अप्रोच, और ये रिलेवेंस थ्योरी है। रिलेवेंस थ्योरी का मतलब यहाँ पे इसको रिलेवेंस क्यों कहते हैं, इसको ध्यान से समझे। अक्सर क्या होता है, के महंगा होता है, केडी सस्ता होता है अक्सर। क्यों? अगर मान लो आपके पास में 10% से आपने शेयर मार्केट से पैसे उठाया, और यहाँ पे भी अगर आपने डिबेंचर 10% से उठाया, तो डिबेंचर चाहकर भी 10 का 10 नहीं रहेगा, बिकॉज उसका इंटरेस्ट जो है वो पीएनएल के डेबिट में आता है। इसलिए 10 ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स हो जाता है, क्योंकि आपका टैक्स से हो रहा है, इसलिए ये घट के 7 हो जाएगा। इसलिए जनरली ऐसा अजम्पशन होता है कि डेट से आपको टैक्स सेविंग मिलता है, इसीलिए डेट हमेशा आपके लिए सस्ता होता है, ये अजम्पशन हमेशा होगा, ठीक है ना। अब नया अप्रोच क्या बोलता है कि अगर मेरी कंपनी में महंगा कौन है, इक्विटी महंगा है और डेट सस्ता है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने कंपनी के डेट के अंदर डेट का क्वांटिटी बढ़ाता हूँ। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, 10 रुपए वाली चीज़ है और ये हो गई समझो एग्जाम्पल 7 रुपए वाली चीज़ है। अब पहले क्या था, 10 रुपए वाली चीज़ है मेरे पास, देखो 100% 10 रुपये, देखो मेरा जो KW यानी कि ओवरऑल कॉस्ट, यानी मेरे पास क्या था, 100% मेरे पास इक्विटी था, तो इसलिए मेरा KO भी कितना था, वो भी 10 था। मान लो मेरे पास सब के सब के ही है, यानी कि इक्विटी, और इक्विटी का 10% है, तो मेरा जो वैक है या मेरा KO है वो भी 10% ही होगा। इससे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट भी दोनों 10-10 होते हैं। पर धीरे धीरे मैं अपनी कॉस्टिंग कम करने के वास्ते मैं क्या करता हूँ, सस्ती चीज़ें लेता हूँ, यानी कि मैं डेट से पैसा उठाना चालू करता हूँ, बिकॉज तब मुझे समझ में आता है कि डेट तो सस्ता है, तो मैं क्या करता हूँ, सस्ती चीज़ें और उठाता हूँ, यानी 7% वाली चीज़ें और उठाता हूँ, यानी उसको मैं ऐड करता हूँ, यानी कि 10 रुपये की चीज़ें हो जाएगी कम, और 7 वाली चीज़ हो जाएगी ज़्यादा, तो आपका ओवरऑल कॉस्टिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। इसलिए आपका ओवरऑल कॉस्ट गिरते जा रहा है, क्यों गिर रहा है, बिकॉज यू आर एडिंग। जैसे एग्जाम्पल, आपके घर पे सर्फ एक्सेल है 120 रुपए किलो, तो बहुत महंगा जाता है, तो मम्मी बोलती है इतना महंगा डिटर्जेंट पाउडर क्यों, इसका एक काम करो इसमें निरमा मिला दो, तो अब निरमा है 30 रुपए किलो, तो अब क्या होगा, अब क्या था 120 रुपए में जब 30 किलो मिला, 30 रुपए का मिला देंगे, तो दोनों का हो जाएगा 150 रुपए डिवाइड बाय 2 किलो, यानी 75 रुपए किलो हो जाएगा। यानी कि मतलब क्या, सस्ता जब ऐड करोगे, बोलो तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल कॉस्टिंग आपकी कम हो जाएगी। ये वही कर रहे हैं यहाँ पे, सस्ती वाली चीजें ऐड कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका केओ कम हो रहा है। तो इस तरह से क्या नया अप्रोच कहता है, जितना क्वांटम आप डेट का बढ़ाओगे उतना आपको ओवरऑल कॉस्ट कम होगा। यही तो नया अप्रोच कर रहा है, दैट्स ऑल, दिस द थ्योरी ऑफ नया अप्रोच। मोर यू एड द क्वांटम ऑफ किसका, द डेट, इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ KO, ये लिखा है। अब बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहता है ये भी आपका रिलेवेंस ही है। अच्छा, पहले वाला रिलेवेंस क्यों है, यानी कि जितना डेट इक्विटी स्ट्रक्चर आप चेंज कर रहे हो, तो KO आपका चेंज हो रहा है, इसलिए उसको रेलेवेंस थ्योरी, यानी कि डेट इक्विटी स्ट्रक्चर चेंज होगा तो आपका KO जाना। अब यहां पे भी क्या हो रहा है, अब यहां पे क्या है कि देखो KD नीचे है, KE ऊपर, ये बात तो कोई संकोच नहीं, पर यहां पे ये एक अजम्पशन लेता है कि सर्टेन इसके बाद में आप जितना डेट ऐड करोगे, डेट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। क्यों? क्या होता है कंपनी में, जब डेट की क्वांटिटी बढ़ रही है ना, तो आपने इसके पहले क्या देखा था, व्हेन यू ऐड द मोर कंपोनेंट ऑफ डेट व्हाट हैपेंस, दैट KO शुड डिक्रीज। पर यहां पे तो उल्टा हो रहा है, KO बढ़ रहा है। ये तो फिर बिल्कुल पहले जो पढ़ा उससे उल्टा। इसकी थ्योरी क्या कहती है कि आप जब डेट लेते हो ना, तो शुरुआत में आपको डेट सस्ता मिलता है, देखो यहां तक पूरा सस्ता मिल रहा है,
पर एक समय के बाद में आप जब डेट लेते हो ना, तो डेट देखो कैसे ये एरो ऊपर 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 जा रही है। बताओ क्यों जा रही है? बिकॉज उसका बोलना होता है कि जब आप जैसे अडानी जैसे लोग ऑलरेडी इतना डेट ले चुके हैं, अब वो जब और मार्केट में बोलेंगे, या कोई विजय माल्या जैसे लोग बोलेंगे कि मुझे और डेट दे दो, तो ये बैंकों के लिए बहुत रिस्की हो जाएगा। इसलिए बैंक क्या कहेगी, अब इतने में तो नहीं परवड़ता, एक काम करो, मैं आपको डेट जो है अब महंगे में दूंगा, सस्ते में देना मुझे परवड़ता नहीं है। इसलिए क्या करेंगे आपसे, बोलो, ज्यादा। तो इसलिए देखो इस सीमा के बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसके बाद में आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हो गया। इस थ्योरी का ये अजम्पशन है। प्रीवियस थ्योरी बोलते थे ऐसा कुछ अजम्पशन नहीं है, वो बोलता है ऐसा कुछ भी करो तभी आपका डेट का इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। ये बोलता है एक समय के बाद में आपका डेट का जो भाव है, जो बैंक आपको जिस इंटरेस्ट पे देती है, वो बढ़ाती है, बिकॉज उनको आपकी कंपनी बहुत रिस्की लगने लग जाती है। चलो ये मान लिया, फिर एक बात समझे नहीं, ये के ए भी क्यों बढ़ रहा है? स्क्रीन पे देखना, के बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। फिर सवाल उठ रहा है ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए होता है बिकॉज कोई कंपनी बहुत डेट लेती है ना, तो उस कंपनी में जब कोई शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है ना, दैट पर्सन फाइंड्स योर कंपनी मोर रिस्की। उसको लगता है कंपनी तो बड़ी रिस्की है। अब ये कंपनी रिस्की, तो अगर मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, तो पहले मैं अपने आप को 15% से संतुष्ट कर रहा था, पर आपकी कंपनी बहुत ही डेट ले लिया, आपका बीटा बहुत बढ़ गया, आपकी रिस्क बहुत बढ़ गई। अब मैं आपको आपकी कंपनी में अगर शेयर्स दूंगा और आप फिर भी मुझे 15% दूंगा, तो मुझे नहीं लगाना, बिकॉज आप पहले से ज़्यादा रिस्की हो चुके हो, अब तो मुझे ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब ये थ्योरी क्या अजम्पशन कर रही है, जब ज़्यादा डेट बढ़ाते हैं तो ना कि सिर्फ डेट का रेट बढ़ता है, आपकी इक्विटी का भी भाव बढ़ जाता है, बिकॉज पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी दे थिंक योर कंपनी इज बिकमिंग मोर रिस्कियर। यानी कि क्या क्या बढ़ गया, आपका डेट बढ़ा, और आपके साथ साथ में डेट बढ़ने से आपका केडी भी बढ़ गया और के ई बढ़ा। अब दोनों अगर बढ़े तो जाहिर सी बात है, अगर मेरा डेट भी महंगा हो गया, इक्विटी भी महंगा हो गया, तो केओ तो महंगा होना ही है। इसका मतलब ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है, ये रेलेवेंस थ्योरी है, बिकॉज डेट इक्विटी के स्ट्रक्चर चेंज करने से आपका केओ चेंज हो रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉय अप्रोच। नॉय, NOI अप्रोच, ये कहता है आपका ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट, इसलिए कहते हैं इररिलेवेंस थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? इररिलेवेंस थ्योरी। क्या कहते हैं इसको? यानी कि ये बोलता है डेट इक्विटी के स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी होने दो, आपके KO पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। KO पे कुछ भी फर्क, तो बताओ बच्चों क्या लिख रहा है, इधर देखो। वो क्या बोलता है, आपने अगर डेट का कंपोनेंट बढ़ा दिया, क्या बढ़ा है, तो क्या हुआ, डेट तो सस्ता है, तो आपका KO नीचे जाना चाहिए। हाँ, पर नीचे ले गया क्या? क्यों नहीं गया मालूम है? वो बोलता है जितना आप डेट बढ़ा रहे हो उतनी सस्ती चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये तो 7 रुपए वाला है ना, पर ये कितने वाला था? 10 रुपए वाला था। तो पहले क्या था, ये जो था ना, ये आपका 10 रुपए था, अब वो 10 नहीं रहा, वो हो गया 15 रुपीज। क्या हो गया? 15 के। बताओ के क्यों बढ़ा जा रहा है? इस थ्योरी का एजम्पशन ऐसा है कि कोई कंपनी डेट ले रही है तो भले ही डेट का भाव नहीं बढ़ रहा है, बैंक भले ही इंटरेस्ट रेट उतना ही रखेगी, पर क्या हुआ, कंपनी ने इतना डेट ले लिया, इतना डेट ले लिया कि कंपनी इज बिकमिंग मोर रिस्की। इसलिए द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी दे फाइंड योर कंपनी मोर रिस्की, देन व्हाट हैपेंस, योर के गोज अप। तो बताओ क्या फायदा हुआ? आपने जितना ऐड किया डेट, तो डेट से क्या हुआ, आपको सस्ती चीजें मिली, तो आपका एक्चुअली केओ नीचे जाना था, पर जितना केओ नीचे जा रहा था उतना ही केई का भाव बढ़ गया, तो वापस थोड़ा नीचे आ तो वापस ऊपर आ गया। तो यानी कि आपका केओ इज कांस्टेंट, बिकॉज जितना फायदा डेट के इंटरेस्ट रेट कम होने से हुआ, उतना ही नुकसान केई के भाव बढ़ने से हो गया। यानी फायदा किस में हुआ? डेट में हुआ, और नुकसान किस में हुआ? तो जहां के वहीं आ गए, इसलिए वहां का केओ इज कांस्टेंट। सर डब्ल्यू क्यों लिखते हैं? वैक, यानी कि एवरेज कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट, डब्ल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ओ क्यों लिखते हैं? ओवरऑल कॉस्ट। तो ओ भी और डब्ल्यू दोनों सेम ही होता है, के ओ और के डब्ल्यू सेम ही होता है। तो ये रेलेवेंस थ्योरी क्या? रेलेवेंस थ्योरी, इसका नाम क्या? नॉय। क्या है? नॉय। नॉय थ्योरी कहते हैं, क्या कहता है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेट इक्विटी स्ट्रक्चर योर कॉस्ट विल रिमेन सेम। आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं MM अप्रोच। क्या पढ़ाऊंगा? MM अप्रोच। MM अप्रोच के 2 बच्चे हैं, एक है टैक्स वाला, एक है नोटा। इसके ठीक प्रीवियस पेज पे जाएंगे। यहां पे देखो, मैं आपको MM में ले जाता हूं। देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने MM को बनाया। हाँ, MM कहता है, देखो यहां पे मैंने उसके बारे में कुछ लिखा है
जनरली केडी इज लोअर देन द के, जनरली बिकॉज यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो के कितना है 10% और केडी कितना है 60%। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन वी ऐड मोर प्रपोर्शन ऑफ डेट, क्योंकि वो डेट सस्ता मिलता है, देन वी विल गेट मोर कैपिटल एट द, hence KO KW must be what, reduce, but it is not like that in the above diagram. It seems KO is constant throughout because when we add more debt proportion, investor finds company more risky, and that's why expectation of shareholder increases maybe 13-14% from 10%. बराबर है? We are getting the advantage of more debt but suffering equal loss due to increased K. बराबर है? उतना फायदा इधर हुआ, उतना नुकसान उधर हुआ। Hence KO impact, hence there is no impact on KO irrespective of debt equity structure। सर आप कहेंगे ये तो नॉय जैसा ही है, तो नॉय की डायग्राम और इसकी डायग्राम हमेशा सेम ही होती है। फिर आप बोलेंगे नॉय है तो फिर इसने क्या अलग बताया, ये इसका जो जलवा बताएगा, अब जलवा बताएगा, ध्यान से देखना क्या फर्क है। ये क्या बोलता है, MM अप्रोच यानी कि मोदी मिलेंगे अप्रोच, उसके दो बच्चे हैं, एक नो टैक्स, ये पहले आया था ना, ये 1950 के ज़माने में आया था, और एक 1963 में आया टैक्स वाला। तो पहले नो टैक्स में क्या बोला, आपकी लेवरेज जो कंपनी होती है वो हमेशा अनलीवर्ड है, लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड। लीवर्ड यानी वो कंपनी होती है जिसमें होता है डेट, और अनलीवर्ड वो कंपनी होती है जिसमें नहीं होता है डेट। लीवर्ड इज द कंपनी हैविंग, अनलीवर्ड इज द कंपनी हैविंग नो डेट। एक में डेट है, एक में नो डेट है। आपको समझ आ रहा है? अब एक में डेट है, एक में डेट नहीं है, तो बताओ, एक कंपनी है TCS, एक कंपनी है इन्फोसिस, एक के पास डेट है और दूसरे के पास डेट। कंपनी एक जैसा ही है, दोनों भी IT में है, दोनों के भी लगभग सब कुछ सेम है, फिर भी अगर उनकी प्राइस कम ज़्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, आर्बिट्राज करेंगे। आर्बिट्राज का मतलब है, जैसे एग्जांपल, मेरे घर के बाजू में एक प्लॉट है और मेरे पास अभी एक प्लॉट है। मान लीजिए ये जगह है मेरी 10 लाख रुपीस की, और बाजू में एग्जैक्ट इसकी इसी जगह है 5 लाख रुपए में। आप क्या करोगे? इधर का बेचूंगा, उधर ले लूंगा, 10 की बेचूंगा, 5 की ले लूंगा। अगर जगह सेम है, सब सेम है, तो मैं 5 लाख रुपए का आर्बिट्राज मार लूंगा। समझ गए? इसको कहते हैं आर्बिट्राज। समझा आर्बिट्राज में क्या होता है? बहुत लोग ऐसा है, जैसे मान लो इन्फोसिस और TCS की वैल्यू जो है उसमें डिफरेंसेस है, तो व्हाट विल यू डू, अगर दोनों के दोनों कंपनी, फॉर एग्जांपल ये TCS है और ये है इन्फोसिस, इसके शेयर्स के रेट है 1000 और इसके है 800, हाँ, यहाँ पे कंपनी इज लीवर्ड कंपनी और ये कंपनी है अनलीवर्ड। सर ऐसा क्यों अनलीवर्ड? लीवर्ड कंपनी में क्या होता है, और डेट के से क्या लगता है, टैक्स, तो टैक्स से आपका टैक्स सेविंग हो जाएगा, हाँ। तो इसीलिए इसके अंदर लीवर्ड कंपनी हमेशा क्या होती है, जिसकी वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा होती है। क्या होती है? क्यों ज़्यादा होती है? पैसे तो दोनों भी यूज़ कर रहे हैं, एक कर रहे हैं लीवर्ड, एक कर रहे हैं अनलीवर्ड। एक की कॉस्ट क्या है बताओ? यहाँ पे इसीलिए कॉस्ट कम है, इसलिए वैल्यूएशन ज़्यादा है। नहीं समझे? यानी इसकी कॉस्ट टैक्स से भी जो है, तो आपका EPS बहुत बढ़ के आएगा, आपका पैट बढ़ के आएगा। हेलो, ओके तो अब क्या हो ना, ये उसको बेचे। अब ये क्या हो रहा है, सुनो, यहाँ पे तो कंपनी ने पूरा के पूरा क्या लिया है, ये पूरा के पूरा इक्विटी है, और यहाँ पे क्या डेट है। हालांकि दोनों क्या है, दोनों IT कंपनी, दोनों का सब कुछ मान लो सेम है, इनफैक्ट दोनों का EBIT भी सेम है, पर इसकी वैल्यूएशन क्यों ज्यादा आ रही है? फिर आगे क्या हुआ, MM बोला कि डेट इक्विटी स्ट्रक्चर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो इररिलेवेंस है। पर आपको तो दिख रहा है सर, इररिलेवेंस का तो रिलेवेंस हो गया, इसका वैल्यू तो 1000 हो गया, इसका 800 है, कहाँ वैल्यूएशन सेम है? वो बोलता है शॉर्ट रन में दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, लॉन्ग रन में दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब क्या करेंगे लोग बताओ? आपको TCS आप बाई करोगे या सेल करोगे? क्यों?
अब ये 1000 रुपये का एक शेयर मैं बेचूंगा और मैं 800 रुपये का शेयर ले लूंगा और 200 रुपये में मजे करूंगा, ऐसे ही करूंगा। तो क्या हो जाएगा, अगर सब लोग इसको सेल करेंगे और इसको बाय बाय करेंगे, इधर सेल करेंगे, इसको बाय बाय करेंगे, तो इसका डिमांड बढ़ेगा। तो ये डिमांड बढ़े तो ये आ जाएगा 900 रुपये पे, इसका डिमांड घटेगा बिकॉज सब लोग, तो एक दिन तो ऐसे ही में हो जाएगा। तो ये है एमएम अप्रोच। वो क्या बोलता है, इन द लॉन्गर रन लिवर्ड एंड अनलिवर्ड कंपनी विल ऑलवेज शो द सेम थिंग। कह दो ना, समझ आया मैं क्या बोल रहा था? कोई शक सवाल आपको? अरे बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, श्योर अबाउट दिस? ओके, इधर देखो मेरे पास। मैं आपको लिवर्ड अनलिवर्ड पढ़ा रहा हूं, तो एमएम अप्रोच कहता है कि लिवर्ड हो, यानी लिवर्ड यानी कि जिसमें बहुत डेट है, और अनलिवर्ड यानी कि, तो यानी कि दोनों का डेट इक्विटी स्ट्रक्चर अलग है। इसमें डेट बहुत है, इसमें डेट बिल्कुल नहीं, पर ईबीआईटी दोनों का फिर भी इनिशियल लेवल पे भले ही इनका वैल्यूएशन डिफरेंट होगा, पर कुछ समय बाद इनका यही तो है। पर क्या होता है, यही चीज़ अलग हो जाती है जब कंपनी में हो जाता है टैक्स। सुनो मेरी बात, क्या बोलता है? टैक्स। तो जब कभी टैक्स होता है तो क्या होता है, ये कहता है लिवर्ड इज इक्वल टू अनलिवर्ड तो होना ही चाहिए, बट ये तब की बात है जब कोई टैक्स ना हो। पर टैक्स होने पे क्या होता है, लिवर्ड इज इक्वल टू अनलिवर्ड प्लस टैक्स। सेव। ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना, इधर कॉन्सेंट्रेट करना। दुनिया में पहली बार जब वो आया था एमएम अप्रोच, उसने क्या किया, उसने इस डायग्राम को लिया। ये तब की डायग्राम जब दुनिया में टैक्स नहीं था। बोलो क्या बोलना है इसका? क्यों? अब जब डेट बढ़ाओगे, अजम्पशन है इन जनरल ही डेट सस्ता है, नॉट बिकॉज की टैक्स, इन जनरल डेट। क्यों? चलो मैं आपसे पूछता हूं, क्या इक्विटी क्यों महंगा होता है? इक्विटी में आपको अपना स्टेक डाइल्यूट करना पड़ता है। मुझे एसपीसी में डेट लेना पड़ेगा, इक्विटी काटना नहीं। क्यों? मुझे पैसा रेज करना है और एक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, तो मैं क्या करूँगा, डेट लेके एक दिन कमा के डेट चुका दूंगा। पर इक्विटी डाइल्यूट होगा तो वापस चुकेगा नहीं, वो मेरा मालिक बन जाएगा हमेशा, और जो भी कंपनी की कमाई होगी उसमें हमेशा वो हिस्सा मांगते रहेगा, इसलिए वो महंगा चलता है इन जनरल नेचुरली। तो इन्होंने जब थ्योरी लाई थी पहले, तो उनका बोलना था कि डेट हमेशा बाय डिफॉल्ट सस्ता है, ना कि बिकॉज टैक्स है, पर इन जनरल सस्ता होता है। तो इसलिए अब क्या हुआ, आपने डेट बहुत बढ़ा दी, तो आपकी वजह से केओ कम होना चाहिए था, पर आपकी कंपनी रिस्क लगने लगी, उतने ही प्रोपोर्शन में आपका क्या बढ़ गया, ए। तो यहाँ पे जहाँ क्या हुआ, कॉम्पनसेट हो गया। ये तब की बात है जब एमएम अप्रोच में टैक्स नहीं सोचते थे। पर जब टैक्स आया तो क्या हुआ, टैक्स आने पे वो क्या बोला, लिवर्ड इज इक्वल टू अनलिवर्ड, यानी कि लिवर्ड यानी किसमें क्या है, और यहां पे क्या है, नो डेट। तो फिर क्या होगा, लिवर्ड इज इक्वल टू अनलिवर्ड होना चाहिए था। पर अब वो क्या बोल रहा है, अनलिवर्ड जो कंपनी होती है उसकी वैल्यू लिवर्ड से कम होती है। क्यों? बिफोर में क्या हो रहा था, देखो बिफोर इन्हें कब की बात कर रहा हूं मैं, बिफोर टैक्स। और एक बाद में क्या हो रहा था, यहां पे लिवर्ड इज इक्वल टू, क्यों, लॉन्ग रन में सेम होने वाला है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके डेट इक्विटी स्ट्रक्चर से आप जितना डेट यहाँ पे जितना, जब आपकी वैल्यूएशन इतनी थी, जब आपने डेट लिया तो क्या हुआ, डेट से कुछ समय तक कम तो हुआ, पर आपका इक्विटी बढ़ गया। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है। पर क्या हुआ, अब वो आया टैक्स। अब क्या हुआ, ये फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो है ही, पर इस यहाँ पे लिवर्ड को मिली है ज़्यादा इज्जत, बिकॉज लिवर्ड कंपनी में क्या लग गया, उनके टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया। तो टैक्स से क्या हुआ, उनका जो भी इंटरेस्ट था वो P&L के डेबिट में आ गया, और डेबिट के आने से उनका टैक्स सेव हुआ, यानी कि किसकी वैल्यूएशन बढ़ गई,
तो इसलिए लीवर्ड को तो लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड तो है ही, पर और कुछ मतलब कि अनलीवर्ड प्लस टैक्स इज इक्वल टू लीवर्ड, यानी किसकी वैल्यूएशन बढ़ी, अनलीवर्ड की नहीं। यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं ना, लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड प्लस टैक्स है, इसका अर्थ नहीं कि अनलीवर्ड बड़ा है। अनलीवर्ड को मतलब बाप और बेटा दोनों मिला के जो वैल्यूएशन है इसकी एक की वैल्यूएशन है, यानी कि लीवर्ड की वैल्यूएशन ज्यादा है। तुम्हारे घर के 2 सदस्य इज इक्वल टू मेरे घर का 1 सदस्य, यानी कि मेरे घर का 1 सदस्य बहुत बड़ा है, बराबर है ना। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बड़े हैं। इज दैट ओके? तो लीवर्ड की वैल्यूएशन अनलीवर्ड से कितनी ज्यादा है? वो क्यों होता है? जब ये क्या करते हैं, डेट लेते हैं बहुत सारा, तो क्या करें, मान लो इन्होंने अपने P&L में 60 लाख का क्या करे, इंटरेस्ट डाले। ये है मान लो P&L अकाउंट, तो क्या होगा 60 लाख से, 60 लाख से 60 लाख का फायदा नहीं होगा। 60 लाख की वजह से आपका 60 लाख का इनकम कम होगा, तो 60 लाख का टैक्स कम होगा। अगर वो 30% चल रहा है तो ये 18 लाख, क्या बताओ 18 लाख क्या सेव होगा, किसका सेव हुआ? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड प्लस 18 लाख? गलत है, क्योंकि ये 18 लाख इज द सेविंग ऑफ ओनली 1 ईयर, बट कंपनी को तो ये 18 लाख 18 लाख 18 लाख 18 लाख बहुत सालों तक सेव होंगे। इसलिए इसके आने वाले जो फ्यूचर के, ये यानी कि 18 लाख फर्स्ट ईयर, 18 लाख सेकेंड ईयर, 18 लाख थर्ड ईयर, 18 लाख, ऐसे 18 n साल तक, 1 2 3 4 5, ये n लिख देता हूं मैं। इन सब का जो प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं ना मैं, तो वो आ जाता है आपका पूरा के पूरा 60 लाख। तो ये कैसे निकाला आपने, आपको क्या मालूम 60 लाख है? जब हम लोग कभी कोई चीज़ को अगर फ्यूचर के, आप जानते हो उसका एक फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनफ्लोस। अगर इनफाइनाइट इनफ्लो को अगर आप प्रेजेंट वैल्यू में लाते हो ना, उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या बोला मैंने, वापस बोलो। अभी मैंने इंटरेस्ट रेट कितना लगाया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी इंटरेस्ट मैंने लगाया होगा, तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ओके, आपने 1 करोड़ लिया, उसके ऊपर आपका 10% इंटरेस्ट रेट, तो कितना इंटरेस्ट रेट हो गया, 10 लाख हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 लाख लिखोगे, बराबर, श्योर है? तो ये 10 लाख लिखने से क्या हुआ, तो आपके हिसाब से कितना सही हुआ? हाँ, 3 लाख से हुआ, बराबर है। तो ये क्या बोलते हैं, आपका जो 3 लाख 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 जो सेव हुआ है ना, वो कितना सेव हुआ मालूम है? आपके 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, ये जो है इसको अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊं इन फ्यूचर को, तो उसको क्या करते हैं, इस 3 लाख को डिवाइड करते हैं आर से। आर कितना है, 3/10%, यानी कितना हुआ है 30 लाख। यानी कि जब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि मेरे लीवर्ड की वैल्यू इज इक्वल टू अनलीवर्ड की वैल्यू प्लस 30 लाख, पर हर बार ये 3 लाख, या ऐसे मत देखो, ये सीए फाउंडेशन मैथ्स मेरे पास हॉलीडे से मत देखो, कहाँ से लाया ये सीए फाउंडेशन, आपको टीचर ने रटाया होगा कि फ्यूचर में जो वैल्यूज होती है ना इनफाइनाइट, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेने के लिए फॉर्मूला होता है कि FV अपॉन आर। फ्यूचर वैल्यूज कितनी, 3 लाख, उसको डिवाइड करना पड़ेगा आर से, आर यानी कि इंटरेस्ट रेट 10%। यानी कि अब मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अब लॉजिक पूछता हूं, 3 लाख 3 लाख 30 लाख कैसे हो सकते, कैसे निकालते 3 लाख का 30 लाख? लॉजिक बताओ मुझे, फॉर्मूला गए तेल लगा, टेल मी व्हाट्स द लॉजिक। 3 लाख इज इक्वल टू, नहीं फ्यूचर के रेट में इंटरेस्ट भी कांस्टेंट है, तो बताओ कैसे, हाउ कम 3 लाख इज इक्वल टू 30 लाख? आप क्या हो रहे, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख फ्यूचर में बढ़ेंगे, तो उसको अपन ने क्या मान लिया कि उसकी वैल्यूएशन प्रेजेंट में 30 लाख की है। कैसे, हाउ कम 3 लाख इज इक्वल टू 30 लाख? तो क्या, है? उसका ऐसा मतलब होता है कि कोई चीज की वजह से मुझे हर साल 3 लाख रुपए बच रहे हैं,
तो अगर सच में कोई चीज़ मुझे 3 लाख ला के दे रही है, तो सोचो एक काम करता हूँ, मैं एक बैंक को बोलता हूँ, हे बैंक मुझे हर साल 3 लाख रुपए ला के दे। बैंक क्या बोलेगी, हर साल 3 लाख चाहिए क्या, 10% इंटरेस्ट है। तो एक काम करता, तो 30 लाख बैंक में रख, तो 30 लाख रुपए, तो इसके ऊपर क्या दूंगा मुझे हर साल 3 लाख रुपए दूंगा। यानी 3 लाख रुपए कमाने के लिए कितना प्रिंसिपल अमाउंट रखना पड़ता है। तो अगर मैं ये कंपनी के 3-3 लाख बचाने के बदले अगर इसकी मार्केट वैल्यू निकाल, 3 लाख की मार्केट वैल्यू इक्वल टू 30 लाख है। अगर मैं बैंक से परपेचुअल 3 लाख हर साल चाहता हूं, तो बैंक बोलेंगे एक काम कर, तो परपेचुअली तेरे 30 लाख मेरे पास रख, तो मैं तेरे को जीवन में हर साल 3 लाख दूंगा। तो यहाँ पे इसलिए 3 लाख का, इसका मैं आपको मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझना तो रट लो 3/10%, यानी कि जो फ्यूचर होता है क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। बट आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट इज द लॉजिक। अगर इतने पैसे कमाना तो आपको बैंक में 30 लाख रखना पड़ेगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक? समझ आ रहा है वैसे? तो अब बताओ क्या बोलेंगे, जब टैक्स नहीं तो क्या, लीवर्ड इज इक्वल टू, और जब टैक्स होगा तो लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड तो होगा ही, प्लस टैक्स से हो जाएगा। इज दैट ओके? क्लियर है? लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड प्लस टैक्स, यहां पे लीवर्ड। अब इसमें दो चीजें, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्बिट्राज। क्या पढ़ाऊंगा? इसका एक क्वेश्चन है जो बड़ा बहुत ही ऑसम लगता है मुझे, मैं समझाता हूँ इसको, ये वही क्वेश्चन है, बेस्ट है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान से ना, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ के। देयर आर टू कंपनीज NNM, कितनी कंपनीज है, एक है N एक है M, हैविंग सेम EBIT। भाई ये तो कॉन्सेप्ट ही है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन ही सेम EBIT से होगा। वो बोलते हैं कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही है, क्या बदलाव है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि आपका इंटरेस्ट ही चेंज होना है। तो EBIT 20-20 दोनों का 20-20 लिख दिया ना 20-20। M इज लीवर्ड, यानी कि M ने लिया डेट, हैविंग डेट ऑफ 1 लाख। तो देखो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखा है ना, और वो भी 60% से लिखा है, और इसलिए वो लीवर्ड हो गई। इसके पास कोई भी डेट नहीं है, इसलिए अनलीवर्ड है। बराबर है, कौन, N इज अनलीवर्ड। वो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है और इधर 11.5। 10 कौन है, N इज 10% और M कितना है, 11.5%। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस विल बी कैरिड ऑन। इधर देखो, अब मुझे बताओ आपके हिसाब से आप किसको बाय करोगे और किसको सेल करोगे। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते। ओके, इधर देखो ना मेरे पास, इधर देखो, ये 20,000 EBIT है, माइनस इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट तो 0 है, तो EBIT भी उतनी, और मान रहे कि टैक्स है किस क्वेश्चन में, तो टैक्स भी, तो EBIT ये जो बन गया आपका पैट, EBIT बन गया, क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं टैक्स भी नहीं। तो अब ये जाएगा शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर बोलता है मुझे फीलिंग आ रहा 10% मिलने का। जब 20,000 मिलता तो मुझे लगता 10% मिला, यानी वैल्यूएशन होगी 20 लाख, तो 20 लाख उनकी वैल्यू, 20,000 अपॉन 10% यानी कि 2 लाख। ठीक है ना, उनको फील हो रहा है कि मतलब 20,000 जब मिलता है उनको 10% वाले फीलिंग आ रहा है, यानी कि वैल्यूएशन 2 लाख की होंगी। अब है M लिमिटेड, यहां पे कितना बताओ, ये आंसर आ रहा है 20,000 माइनस 7,000 बाय 7,000। 1 लाख का डेट का 7%, यानी कि 7,000, तो 20 में से 7 गया 13,000, 13,000 में से माइनस टैक्स 0, तो 13 अपन क्या करेंगे, तो क्या बचेगा आपको, 1,13,043 रुपए। बराबर है, ये किसकी वैल्यू है, यानी कि 100% की वैल्यू किसकी है, N की 2 लाख, और 60% की वैल्यू कितनी है इसकी, 1,13,000। अब मुझे बताओ आप किसको बेचेंगे और किसको नहीं बेचेंगे, किसको बेचना आप पसंद करोगे। यहाँ पे अपन क्या, ये तो इक्विटी का वैल्यू है, अब इसका डेट का वैल्यूएशन ऐड कर देंगे, तो ये 1,13,000 में तो एक तो इक्विटी का वैल्यू है, और कंपनी का वैल्यू इक्वल टू D प्लस E होता है। आपको पता है कंपनी का वैल्यू D प्लस E क्यों होता है,
बिकॉज कंपनी में अक्सर पैसा लॉन्ग टर्म में डी और ई से आता है, और वही तो पैसा कंपनी में एसेट्स के लिए लगाया जाता है। तो एसेट की टोटल वैल्यू मतलब ही तो कंपनी की वैल्यू, तो टोटल एसेट्स लिखे क्या और डी प्लस ए लिखे क्या, बात तो एक ही है। आप राइट साइड को ऐड करो क्या और लेफ्ट साइड को। सर वो टोटल जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, वो ऐसे लेते हैं बिकॉज वो कहते हैं एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल करते हैं। एक तो एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल कंपनी की वैल्यू है, या फिर डी प्लस ई कंपनी की वैल्यू, बात तो एक ही है। तो अब ये क्या है, ये अपना एक तरह तो ई है, डी कितना है 1 लाख है क्या, तो कितना 213 हो गया, इसकी वैल्यूएशन कितनी 2 लाख। तो यानी कि अपना कॉन्सेप्ट तो बराबर है, जो कंपनी लीवर्ड होती है उसकी वैल्यूएशन क्यों होती है सर, बिकॉज लीवर्ड वालों को डेट सस्ते में मिलता है, और सस्ती चीजें मिलने से उनका क्या बढ़ जाता है, उनका पैट बढ़ जाता है। तो पैट बढ़ेगा और के से पैट, देखो यहां पे पैट है ना, ये 13,000 हो गया, 13 को डिवाइड किया 11.5 से, तो यह 1,13,000। अब सोचो अगर ये महंगी चीजें डिडक्ट होती तो बहुत कम बचता। तो ये अपना आप इतना ही समझो जान दो बात, डेट लिवर्ड वालों का वैल्यूएशन क्यों ज्यादा होता है, उसका मतलब है कि बिकॉज डेट सस्ता आता है, ये लॉजिक है। तो किसका ज्यादा वैल्यूएशन है, लिवर्ड या अनलिवर्ड का। अब किसको बेचोगे आप, भाई मेरा घर का प्लॉट 2,13,000 में जा रहा है, अब बाजू वाला प्लॉट 2 लाख में मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये 2,13,000 का प्लॉट बेच दूंगा और 2 लाख का वही सेम टू सेम। तो आप क्या करूंगा, मैं सेल एम कर रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है, मान के चल रहे हैं कि हमारा उसके ऊपर क्या है, एक 10% इक्विटी हमारा दिया नहीं, क्वेश्चन आर्बिट्राज करके बताओ। चलो हमारा एम में 10% है, तो क्या करोगे आप, 10% बेच दोगे ना, तो एम को सेल करेंगे। देखो लिखा है एम को सेल करो, और बाय किसको करो, क्यों, अरे यार ये महंगी वाली चीज है, उसके जैसा सस्ता मिल रहा है तो क्या करूंगा, सेम टू सेम प्लॉट मिल रहा, तो महंगे वाला बेच के बाजू वाला ले लूंगा, तो मैं बाय किसको करूंगा, यानी कि एन को, और सेल किसको करूंगा। तो इसका 10% बेचो तो कितना पैसे आएंगे हाथ में, 21,304 रुपये देगा, 21,304 बराबर आ गए हाथ में अपने पैसे, आए ना पैसे। अब इधर 10% बाय करूंगा तो कितने मिल रहा है मेरे को, तो मेरे पास पैसे कितने बचे, यानी मेरे पास 1,304 बचे। क्या बचा 1,304। देखो मैं यहां पे, अब ध्यान से सुनना, आर्बिट्राज करके मुझे सुनो जरा। आर्बिट्राज का मतलब होता है कि मुझे कुछ फायदा होना चाहिए, ये सब कांड करके, मतलब मैं हेरा फेरी जो करना इसको बेच रहा हूँ बाजू, तो क्या मिला मेरे को, 10% तो जमीन मिली, पर 1,304 रुपये मेरे हाथ में भी आ गए। हाँ अभी ध्यान सुनना भाई, इसके बाद में बहुत क्रिटिकल है, ये इससे ज्यादा भयंकर कुछ नहीं जो मैं बोलने जा रहा हूं। तो आपका फायदा कितना हुआ, कहां से है 13,000, 10% ले लिया, हाथ में 13,000 बचे हुए। तो मैं कह रहा कुछ प्लस लिखा है कुछ माइनस लिखा है, मेरे को देखना आर्बिट्राज से मुझे कितना पैसा मिला एग्जैक्टली, मुझे पता मैंने किसको बेचा। तो अब एम में से क्या मुझे आएगा और क्या नहीं आएगा, कुछ चीजें मेरे को नहीं आएगा जो पहले आ रही थी। तो पहले मुझे कितना पैसा आ सकता था, 20,000 में से 7,000 रुपए इंटरेस्ट गए थे, यानी कि 13,000 रुपए शेयर होल्डर के लिए बचे थे। अरे 13,000, तो 13,000 का 10% कितना था, 1,300 रुपए मुझे डिविडेंड आ सकता था, जो अब नहीं आएगा बिकॉज मैंने उसको बेच डाला, तो 1,300 का लॉस हो गया मेरा। तो 1,300 मैंने लॉस में लिखे, देखो यहाँ पे 20,000 मैंने 7,000 10%, यानी कि 1,300 रुपए। ओके 1,300 का लॉस है, देखो नेगेटिव के नीचे लिखा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो 1,300 मेरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ, पर मैं बाजू वाली कंपनी में जा रहा हूं, तो अब इसके से मेरा फायदा होगा। क्या फायदा होगा, इसका कितना पैसा बच रहा है हाथ में, 20,000 का 10%, 2,000 रुपए मिलेंगे, देखो 2,000 प्लस में आ गए। पर इधर एक चीज है जो आपको ध्यान से सुनना है, अभी ध्यान से इधर देखना। अब ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्टी, ये समझ रहे नहीं, ये 700 रुपए का माइनस कैसे हो गया। अब सुनो इधर, कंपैरिजन हमेशा एप्पल टू एप्पल का होता है। आपको यहां रिस्क थी, यहां रिस्क नहीं है। एम से एन को कंपेयर करोगे तो दोनों को एप्पल करना पड़ेगा। यहां पे आपका डेट कितना है, 1 लाख का, यानी कंपनी बर्बाद हुई होती ना तो आपको अपने घर से 10% डालना पड़ता हो, नहीं था, वापस बोलता हूं, कम आपको नहीं शेयर होल्डर है, तो डेटर्स ने अगर तुमको सिक्योर्ड लोन दिया होगा तो क्या मतलब है, कल चल के अगर तुम्हारी कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया तो तुमको खुद की पर्सनल लाइबिलिटी में 10,000 डालना पड़ता, बिकॉज तुम 10% के मालिक हो। तो शेयर होल्डर क्या बोलता है, ए भाई तेरी कंपनी मर गई, 10,000 तू ला।
अब ये m को n जैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 10,000 रुपए डेट से उठाना पड़ेंगे। सर यहां तो 1 लाख था, 1 लाख क्यों नहीं भाई? 1 लाख में आपकी जिम्मेदारी केवल 10% की थी। तो अब m और n कैसे एक जैसा बनेगा? क्योंकि m में आपकी पर्सनल लायबिलिटी 10,000 की थी, तो n में आपको पर्सनल लायबिलिटी 10,000 जैसी बनाना पड़ेंगी। तो 10,000 अगर आपने मार्केट से लिए तो क्या होगा? तो उसके ऊपर भी तो कुछ आपको 7% का इंटरेस्ट लगेगा, तो इसलिए 700 रुपए का लॉस होगा। तो इसलिए 700 रुपए का लॉस यहां लिखा है। भाई ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत भयंकर चीज है। ये आपको समझ में तब आएगा जब आप समझोगे कंपैरिजन हमेशा 2 एप्पल का हो सकता है, एप्पल और मैंगो का नहीं हो सकता। आपको अगर लगता है आर्बिट्राज के लिए, आर्बिट्राज तभी हो सकता है जब दोनों का रिस्क से, अगर एक रिस्क ही है, बोले अडानी से मैं रिलायंस ले रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। तो अडानी की जैसी एक और कंपनी जो लिवर्ड है, तो तब दोनों कंपनी में आर्बिट्राज कब होगा भाई? दोनों इक्वल हो गया। अब तुम एक महिंद्रा बेच रहे हो और दूसरा ले रहे हो इन्फोसिस, तो बोले आर्बिट्राज कर रखे, मजाक लगा। आर्बिट्राज जैसे एक ऑटो में और एक इन्फो आईटी में कैसे आर्बिट्राज मानेंगे? वो तो प्योर ट्रेडिंग हो गया। आर्बिट्राज किसको बोलते हैं? आप जिससे निकल रहे हो, जिसके बाद जा रहे हो, दोनों का इक्वल रिस्क है, दोनों का रिस्क। हाँ, तो अभी क्या कर रहा है? इसका रिस्क का इक्वल बनाने के लिए हमने पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट कर दी। तो बताओ इसमें 700 रुपए गए, तो बताओ प्लस कितने हुए? 1304 और 2000, यानी 3304 रुपए प्लस हो गया। और आपका माइनस कितना हुआ? 1300 माइनस और 700 माइनस, 2000 माइनस हुआ। यानी इतना कार्यक्रम करके हमारा कितना फायदा हुआ? यानी आर्बिट्राज करने से हमें 1304 का फायदा हुआ। प्लस के कॉलम में 3304 और माइनस के कॉलम में हो गए 2000, यानी आपको मिल रहा 1304। तो बोले ना आर्बिट्राज से कितना फायदा हुआ? तो 1304 का फायदा हुआ। डोंट से 2004 का फायदा हुआ। आप सुन लेना, एक चीज आ रही है ऑल्टरनेटिव। अभी आपने क्या किया था? अरे क्या किया था आपने? पैसा कितना मिला था आपको? यहां पे ऑप्शन था, इसको बोलते हैं फुल स्पेंड। यहां पे मैं लिख रहा हूं इनकम्प्लीट। यहां पे स्पेंड इनकम्प्लीट किया। इनकम्प्लीट यानी कि आपने बेचा कितना था? 21,304 का, और स्पेंड कितना किया? सिर्फ 20,000 का। आपने क्या किया? 21,304 में क्या किया कि मेरे यहाँ पे प्लॉट 1,000 स्क्वायर फीट का था ना, तो मैं बाजू में भी 1,000 स्क्वायर फीट का लूंगा, और जो बचेगा पैसा मैं अपने पॉकेट करूंगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? मैं जितना भी पूरा के पूरा पैसा आया, मैं उतनी ही जमीन खरीद लूंगा पूरे पैसों से। पहले में क्या किया? स्क्वायर फीट मैच किया आपने और पैसा बचा है। अब क्या? अब ऑप्शन क्या है? फुल स्पेंड। बोलो मैं क्या बोल रहा हूं? फुल स्पेंड। क्यों फुल स्पेंड यानी कि अभी मैं 21,304 पूरा के पूरा सामने डिप्लॉय करूंगा। अब 10% बाय नहीं करूंगा मैं, तो आपके बार मेरे को क्या मिलेगा? स्टेक ज्यादा मिलेगा। तो देखो क्या मिलेगा, देखो 21,304 मिले ना मेरे को। किसको बेचा मैंने? लिवर्ड को। लिवर्ड की वैल्यूएशन कितनी थी? 2 लाख कुछ तो थी ना वो। उसका 10% कितना है? 21,304। तो सामने वाली कंपनी की वैल्यूएशन कितनी? 2 लाख। तो 2 लाख का कितना परसेंट मिलेगा मुझे? 10.652। इसके पहले वाले में क्या ऑप्शन लिया था आपने? 10% बाय कर ले, और 1304 बचाए थे। यहाँ पे बोले मेरे को बचाना कुछ नहीं। तो बताओ क्या मेरा आर्बिट्राज की वजह से आपको? आपका स्टिक। तो आप देखो प्लस और माइनस क्या हो रहा है। इधर देखो ध्यान से, आपको आपका क्या प्लस हुआ और क्या माइनस हुआ। इधर देखो भैया, पहली बात तो आपको कुछ परसेंटेज 0.652% का स्टेक ज्यादा मिला। अब बताओ आपने किसको बेचा? तो आपको क्या नहीं मिल रहा है? यानी कि 20,000 में से जो 7,000 गए, तो कितने बचे? 13,000 का 10% आपको नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा, यानी कि 1,300 का लॉस हो गया। तो देखो नेगेटिव में 1,300 आए होंगे, आए। अब बताओ मैं कहां जा रहा हूं? दूसरे वाले में जा रहा हूं। तो वहां पे तो कितना प्रॉफिट है उनका? प्रॉफिट कितना है? 20,000 प्रॉफिट है उसका। आपको 10% नहीं, 10 पॉइंट कितना ना, मल्टीप्लाई करो। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10.6 कुछ तो है ना। हाँ, तो कितना पैसा मिल रहा है वहां से? ये देखो 2,130 का तो प्लस मिल गया, बराबर है। पर बताओ आपको पुरानी वाली का नहीं, मुझे बोलना है आपको क्या है कि आपको दोनों की रिस्क कॉमन करना है। दोनों के रिस्क का कॉमन करना है।
क्योंकि आप आर्बिट्राज कर रहे हो। तो आपको पुराने में आपके ऊपर कितने का डेट था इंडिविजुअल लेवल पे? 1 लाख रुपए कंपनी का था, पर आपके माथे पे 10,000 की लाइबिलिटी थी, तो इधर भी वो क्रिएट करना पड़ेगी। तो अगर ये 10,000 की लाइबिलिटी में इधर क्रिएट करूंगा तो 60% से 700 रुपये जाएंगे हाथ से, तो 700 रुपये मेरा घाटा होगा, तो इसलिए माइनस में लिखा 700 रुपये, बराबर है। तो बताओ कितना हो रहा है? यानी कि 2,000 माइनस हो रहा है और प्लस कितना हो रहा है, यानी कितना प्रॉफिट हुआ और प्लस कितना स्टेक मिला, यानी मुझे 130 रुपये पैसों में प्रॉफिट हुआ और 0.652 मेरा स्टेक ऐड हुआ। और पहले वाला ऑप्शन क्या था? स्टेक कुछ नहीं मिला, पर मुझे पैसे मिले थे कितने? 1,304 रुपये मिला। दोनों इसमें पैसे कम मिले पर स्टेक मिला, पहले वाले में स्टेक नहीं मिला पर पैसे ज्यादा मिले। पर दोनों भी केस में स्टूडेंट्स कैन यूज एनी ऑफ द टू मेथड्स। कौन सी मेथड्स है वो? एक तो फुल स्पेंड और तो इनकम्प्लीट स्पेंड। इनकम्प्लीट में क्या होता है? वो स्टेक मैच करता है, 10% इधर 10% उधर। कंप्लीट स्पेंड में बोलता है 10% मैं पूरा का पूरा घुसेड़ दूंगा। सर कैसा सॉल्व करें एग्जामिनेशन में? भाई दोनों भी तरीके से सॉल्व करेंगे, अलाउड है। समझा आपको कॉन्सेप्ट क्या है? डिड यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, वैसे आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट टू टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। अरे भाई बिजनेस रिस्क ईबीआईटी, तो इनको ये क्वेश्चन का बनाने का बेसिक रिक्वायरमेंट है कि दोनों का ईबीआईटी सेम होना चाहिए, क्योंकि उनको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट को खेलना नहीं है। वो क्या बोलता है? तुम्हारा सब सेम है, तुम्हारा सिर्फ डेट इक्विटी स्ट्रक्चर चेंज है, यानी कि तुम्हारा ईबीआईटी की बात की चीजें चेंज है, बाकी सब तो। अब बताओ लिवर्ड कंपनी में क्या होता है? डेट है 1 लाख का, इक्विटी 1 लाख का। अनलिवर्ड में डेट नहीं, यानी कि यहाँ पर डेट नहीं होगा, ऑब्वियसली उसका नाम ही अनलिवर्ड है, और इक्विटी। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख रुपए। ईबीआईटी कितना? 30,000। के कितना? 12,500। एंड इन्वेस्टर्स होल्डिंग कितना? पहले क्वेश्चन में कितना था? हमने 10% अज्यूम किया था, यहाँ पे 15%। कैलकुलेट एन इंक्रीज एनुअल अर्निंग द इन्वेस्टर स्विचेस, मतलब आपको निकालना है आर्बिट्राज से कितना फायदा हुआ फ्रॉम लिवर्ड टू अनलिवर्ड। बच्चों यही तो प्रॉब्लम हुआ ना इस क्वेश्चन का, कहां से कहां जा रहा है? तो सही जा रहा है या गलत जा रहा है? तो सही जा रहा ना? ओके, अब बताओ ईबीआईटी 30,000 लिख दूं? अरे बोलो, लिवर्ड का इंटरेस्ट कितना माइनस होगा? क्योंकि उसने कितना लिया था? 1 लाख, तो 10 इधर क्यों नहीं गया? था ही नहीं, तो इधर 20 बचा, इधर 30 बचा। टैक्स तो है ही नहीं, तो 20-30 बचा। अब इसका के ही कितना है? 12.5। तो कितना पैसा आ रहा है? 160, 240। पर कंपनी की वैल्यू के लिए डी प्लस ई करना पड़ता है, तो डी ऐड करना पड़ेगा 1 लाख से, तो 260 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब बताओ किसको बेचोगे आप? तो 260 का कितना परसेंट बेचोगे? 15% बेचोगे ना? तो करो 15% बेचो। अजम्पशन क्या लिया है? डिप्लॉय ऑल मनी इन लिवर्ड। देखो हमने है ना फुल अमाउंट, यानी कि पूरा का पूरा पैसा घुसेड़ देंगे। अपने हाथ में पैसे कितना है? तो देखो 39,000 बराबर है। अब सामने वाले कंपनी में 39 से कितना स्टेक मिलेगा? 39,000 अपॉन 2,40,000 करो तो कितना मिल रहा है? देखो आपको कितना मिलेगा? 16 बराबर। देखो 16.25 सामने वाले। अब कितना स्टेक बढ़ के आ गया अपने पास में? यानी कि आपको स्टेक तो मिल ही रहा, कितना देखो स्टेक गेन। अब देखना पड़ेगा प्लस माइनस क्या हुआ। बताओ क्या प्लस हो रहा है? आपको कुछ का छूटेगा, कुछ का पकड़ेगा। तो आप मुझे बताओ आप कहां से कहां जा रहे हो? आप अनलिवर्ड में कितना टक्के बाय कर रहे हो? तो वहां पे कितना था? ये 240 था वैल्यू था, सॉरी ये पैट कितना है? 30,000 ना। तो 30,000 का कितना परसेंटेज मिलेगा डिविडेंड? 30,000 का कितना है? 16.25 कितना? तो आपको 4875 प्लस में दिखेगा। दिख रहा है क्या? देखो प्लस में क्यों आया? प्लस में और कितना स्टेक प्लस में आया? 1.25 स्टेक प्लस में है। अब आपका नुकसान हुआ बिकॉज पुरानी वाली को छोड़ दिया आपने। पुरानी वाली का पैट कितना था? तो 20 का कितना परसेंट आपको मिल सकता था जो नहीं मिल रहा है? तो वो 20,000 का 15%, 3,000 का नुकसान हो गया आपका। तो देखो 3,000 का लॉस दिख रहा होगा, दिख रहा है। पर आपको अब बताना है दोस्तों, ये जब आप कहां से कहां जा रहे हो, तो अनलिवर्ड में आपको उतनी लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगी। तो यहां पे आपकी लाइबिलिटी जो थी ये 1 लाख की 15% थी, 15,000 का 10%, 1,500 उतनी लाइबिलिटी इधर क्रिएट करना पड़ेगी, तो 1,500 रुपये और माइनस होंगे।
आगे बताओ नेट गेन कितना है, वो जो भी आएगा नेट गेन 375 आ रहा है, यानी इतना सब कार्यक्रम करके उनको दो फायदे हुए, उनको 1.25% मिला भी। यही तो, अगर फायदा ही नहीं हो रहा भाई आर्बिट्राज करके, तो फिर मैं आर्बिट्राज कर क्यों रहा हूं? मजा आ रहा है कि ये प्लॉट बेच के दूसरा प्लॉट लेने में, या ये शेयर बेचूं दूसरा शेयर लो, क्यों लूं भाई? क्या कुछ नहीं, बोले ये घर में से उधर क्यों जाऊं, बोले वो भी उतने, तो फिर जाऊं क्यों? कॉमन सेंस है, मैं जाऊंगा तब जब कुछ मुझे, एक तो स्टेक ज्यादा दे दो। कुछ लोग होते हैं ना वो बोलते यार नए घर में जाते हैं, उधर का उतने पैसे में तुझे घर बड़ा मिलेगा, इधर 2 BHK उधर 3, तो अपन वो लालच से अगर उतने ही पैसे में हो रहा है तो चलो मेरे को पैसा नहीं बचता जब, पर घर तो बड़ा मिलेगा, तो ये वैसा है। आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भैया, आज का यही मेन था कॉन्सेप्ट भैया, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो और आर्बिट्राज का एक सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन 8 253। ओके, देर आर 2 कंपनीज U and L लिमिटेड हैविंग NOI यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि ये इसको ही बोलते हैं EBIT 20,000, एक्सेप्ट दैट L इज लिवर्ड एंड हैविंग डेट कितना है भैया 1 लाख, 7% एंड कॉस्ट ऑफ, ये सब लिखा है 10 and 18, कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस। ओके फाइन, तो चलो बच्चों क्या होगा एक बार करके देख ले। हाँ, ये L है और ये क्या है U है। ओके, क्या हो रहा है इनका बताओ, कौन आपके लिए कौन है? तो L लिवर्ड है क्या? तो L लिवर्ड, तो कितना पैसा लिया उसने 1 लाख, 1 लाख का 7% कितना होता? तो अपन 7,000 माइनस कर दे क्या, तो EBIT में से 7,000 तो कितने बचेंगे, तो 13,000, तो उसका वैल्यूएशन कितना निकलेगा? वो लिखा ना L की जो KE है वो 18 है, तो 13,000 उनको 18 जैसा लगता है, तो 13,000 अपन 18% कर दो, तो कितना आएगा पैसा? आपको समझा ना, मतलब आर्बिट्राज करने के लिए कंपनी का वैल्यू निकालना जरूरी होता है, तो अपने वैल्यू। अब बताओ इसका वैल्यूएशन निकालना तो आसान, इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, तो 20 में से कुछ भी नहीं गया, तो 20 पूरा बचा है, तो 20 में से क्या माइनस होगा, 20 में से क्या डिवाइड होगा 10, तो बचेगा 2 लाख वैल्यू। तो अब बताओ इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी वैल्यू सिर्फ ये इसकी वैल्यूएशन कितनी आई रे? हाँ वो है ना, ये क्वेश्चन इसलिए हटके क्वेश्चन है, हट गए ये, ऐसे ने चूल मचे इस क्वेश्चन में, आपके साथ में पहली बार हो रहा है जहां पे किसकी वैल्यूएशन ज्यादा आ रही है। हाँ, ऐसा होता क्या, पर ऐसे को बोलना है ऐसा हुआ तो क्या, तब देखो ये आपको इसके वैल्यूएशन पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? 13,000 को डिवाइड बाय 18% से करो 72, और आपने डेट का पैसा मिलाएगा 1 लाख, तो ये बराबर है ना 1,72,000। अब आपके हिसाब से तो सर ये तो लीवर्ड की वैल्यूएशन कैसे कम आई, ये तो ज्यादा आना चाहिए, मतलब डेट लेके भी इतना टैक्स सेविंग करके भी हमारे वैल्यूएशन का आ रही तो मेरा मतलब है। अब बताओ आप तो अनलिवर्ड को बेच के लिवर्ड में जाओगे, अक्सर हम लोग कहाँ जा रहे थे, अब कहां से कहा जाएंगे? हाँ बेस्ट है। अब बताओ किसको बेचेंगे, कितना तक का है अपने इसमें, कहाँ लिखा है? अजम्पशन ले लो, अजम्पशन ले लो, अजम्पशन ले लो ना, 10% बेचा, तो अब 2 लाख का 10% बेचोगे तो आपके हाथ में कितने पैसे है? अब इधर 20,000 डालना है आपको, तो अभी अजम्पशन क्या करेंगे, उधर 10% ले लो, तो कितने में आएगा 10% उधर का? 17,222 है ना। अब ध्यान से देखना, उसमें कैसे जाएंगे पैसे, कैसे जाएंगे पैसे? आप ऐसी कंपनी को ले रहे हो जिसमें सिर्फ इक्विटी नहीं, उसका डेट भी आ रहा है आपको मुफ्त में, यानी कि आपको 10% लेना है, तो आपको क्या क्या आ रहा है उधर, आपको जो पैसा है उनको पूरे पैसे इक्विटी के माध्यम से नहीं चाहिए, वो बोलते हैं कुछ कुछ ले लो इक्विटी, कुछ कुछ ले लो डेट, यानी इनका टोटल वैल्यूएशन जो है 1 लाख, तो किस 1 लाख डेट है, तो आपको 10,000 तो डेट लेना पड़ेगा उधर, देखो 10,000 का डेट है, और बाकी जो 72,222 का 10%, यानी 7,222 का आपको इक्विटी मिला, बराबर है। तो अब क्या हुआ आपके पास में, क्या प्लस और क्या माइनस, ध्यान से देखना, बड़ा क्रिटिकल चल रहा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि ये तो एप्पल टू एप्पल नहीं हो रहा, मेरे पास पहले डेट था ही नहीं, अब डेट बन रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, डेट कम करूंगा। एक बात बताओ, एप्पल टू एप्पल कब होगा, दोनों में डेट होना चाहिए, दोनों में डेट नहीं होना चाहिए। मैं नई वाली में जा रहा हूं, क्या हो रहा है वहां पे, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, वो डेट लेके मैं किसी को दे दूंगा, ताकि मैं पहले जैसा कब बनूंगा,
एग्जाम्पल, मैंने डेट दिया आपकी बार, तो मुझे डेट लेना पड़ेगा। मेरे ऊपर मैंने क्या करा, मैंने डेट में पैसे लगाए। पहले मेरे पास डेट था क्या? अभी क्या हो रहा है? एज एन इंडिविजुअल क्या हुआ मेरे पास? पहले मेरे पास डेट, अभी डेट भी नहीं है, पर डेट दिया मैंने किसको? डेट मैंने दिया। तो अभी एक एक चीज देखते, प्लस माइनस क्या हुआ, ध्यान से देखना, हो जाएगा, क्लियर है। अब बताओ मुझे, आपने बेचा किसको? यू को बेचा। यू का कितना था प्रॉफिट? 20 का कितना टक्का आपको नहीं मिलेगा? तो आपका 20,000 का नुकसान हुआ। 20,000 का 10%, हाँ 2,000, तो 2,000 लिख देंगे नुकसान की कॉलम में, बराबर 2,000। हाँ, क्या प्रॉफिट हो रहा उधर जाके? अब उधर क्या बच रहा है? 13,000 बच रहा है ना, तो 13 का 10% आपको मिल रहा है, तो 1300 का उधर से मिलेगा, तो 1300 लिख दिया यहाँ पे, बराबर है। पर आप ध्यान से देखना, पर अब जो उधर मैं डेट दिया हूं, डेट जो दिया है मैंने पैसे, उसका क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो कितना? 10,000 का 7%, यानी कि 700 मिलेगा। तो देखो 700 मिलेगा, हाँ। अब देखो ना कितना मजा आ रहा है। क्या हुआ बताओ? अब बताओ क्या हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हो रहा है? ये कुछ हुआ है क्या? ये देखो नेट गेन दिख रहा है यहाँ पे, ये कहां से है? कैसा है? कितना क्या है बताओ? आपने उधर कितने पैसे में लिया था इसको, और उधर कितने में लिया? तो कितने पैसे बचे आपको? ये बच गया, ये पैसा आपके में कैश गेन रह गया ना, तो आपके इसमें नेट गेन हुआ, बराबर है। अब देखो, दिस इज द स्पेशल क्वेश्चन वेयर द वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड इज मोर देन द लिवर्ड, दैट इज वी विल सेल अनलिवर्ड टू बाय लिवर्ड। समझ आ रहा है क्या? क्या नहीं आ रहा है? क्या क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ? नए में जा रहे हैं उसका फायदा होता है, जो पुराने में जा रहे हैं उसका नुकसान, जो मतलब पुराना अब मिलेगा नहीं, तो उसका जो मिलने वाला था अब नहीं मिलेगा, वो लॉस, और जो मिल रहा है वो आएगा गेन में। इसके पहले एक बात बताऊं, वैसे आपने किसी कंपनी में जाके वैल्यूएशन किया है? मेरा ये बोलना है आपसे, मेरे को एक समझाना था, इसके पहले हम लोग कुछ तो कर रहे थे और हमारे ऊपर वो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, क्योंकि पहले हमारे ऊपर बर्डन था, तो नए में बर्डन नहीं, हमने बर्डन करवा के लिया अपनी मांग पे। नहीं समझा? इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हमारे क्या था, हम अनलिवर्ड से लिवर्ड में जा रहे थे, बराबर है, क्योंकि अनलिवर्ड में डेट, फिर लिवर्ड में डेट, तो क्या कर रहे थे हम लोग? तो सेम बनाने के लिए हम लोग उसको कुछ तो और पैसा डेट का ले रहे थे, क्योंकि हम लोग लिवर्ड से अनलिवर्ड में जा रहे थे ना। हाँ सॉरी, हम लोग लिवर्ड से अनलिवर्ड में जा रहे थे। हाँ, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बोल रहा हूं, तो लिवर्ड से हम लोग किस में आते हैं? अनलिवर्ड में, क्योंकि लिवर्ड में क्या था और अनलिवर्ड में, तो फिर हमने वो डेट चढ़ा के लिया अपने बॉडी पे। इस क्वेश्चन में क्या है? डेट ही नहीं था अपने पास, फिर क्या हुआ? तो डेट नहीं था और अगले क्वेश्चन में भी डेट नहीं चाहिए अपने, तो क्या किया फिर हमने? ये वाले में क्या है? हाँ, तो डेट नहीं था, अपन डेट में जा रहे हैं, अर्थात इस क्वेश्चन में हमारे पास में हम कहां से कहा जा रहे हैं? हम यहां से जा रहे हैं ना, यहां गए, तो अनलिवर्ड में क्या हुआ? डेट नहीं है, और कहां जा रहे हैं? जहां डेट है, तो फिर क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग डेट हमसे, डेट का पैसा हमें इंटरेस्ट का आ रहा है। एक काम करो, जानते एक काम करते हैं, सबसे सिंपल, यहाँ पे 700 रुपये इंटरेस्ट का प्लस हुआ है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखना वो माइनस में आएगा,
जाना तो मैं उल्टा बोलता, मैं जब फालतू में इधर उधर। देखो यहाँ पे जब भी इंटरेस्ट आता है ना, वो इंटरेस्ट लाइबिलिटी देखो 1500 माइनस आ रही। देखो यहाँ पे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने जो प्लस माइनस किया था ना, ये देखो 700 माइनस आ रहा है। देखो ये आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन में माइनस मत करना भाई, वो प्लस में लिख देना और मेरा कुछ बोलना नहीं, उसका उल्टा होना चाहिए बस इधर। हाँ बस यहाँ पे उसका एग्जैक्ट उल्टा होना चाहिए। बस ये कंपनी को डेट दे रहे हैं। इसके पहले कॉन्सेप्ट अलग था, इसके पहले हम पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट कर रहे थे, तो जो उधर का हो रहा था इससे तो उल्टा ही होगा ना, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अक्सर हम लोग कहां से कहां जाते हैं? लिवर्ड से अनलिवर्ड। ये इस क्वेश्चन में हम लोग अनलिवर्ड से लिवर्ड जा रहे हैं। इसलिए ये जो है ना, ये बहुत याद रखना, नॉर्मल केसेस में इंटरेस्ट चढ़ा के लेंगे इसलिए माइनस में आएगा। ये अनशन जब क्वेश्चन था ना, वो इंटरेस्ट प्लस में आता है, इतना याद रखना, रट लो उसको। नॉर्मल केसेस में जो इंटरेस्ट चढ़ा के लेंगे वो माइनस में आएगा। ये एबनॉर्मल केसेस में वो माइनस नहीं होगा, प्लस में आएगा। ये मुझे कब से आपको समझाना और कुछ नहीं समझाना। तो उसमें इंटरेस्ट जो कमा सकते थे तो वो नहीं कमा रहे, इसलिए माइनस कर रहे हैं। अगर वैसे सोचें तो एक तरीका और हो सकता है कि अगर अपन उसमें अनलीवर्ड में जा रहे हैं तो अपन कंपनी को डेट दे रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट कमाएंगे। हाँ, वो अपन अपनी इनकम बढ़ रही है। और पहले में उन कंपनी को ऑलरेडी डेट था तो उसका पोर्शन अपने पास है, तो उसका वो कैसे करना, पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट करके हमने उसको मैच किया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, दैट वाज इंपॉर्टेंट, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, सो आज का लेक्चर समाप्त करेंगे दोस्तों। तो 6 वैरायटी के क्वेश्चन है, अब याद रखो। एक वैल्यू, बीईपी लिख देता हूं, आपने लिखा था ना आज, देखो ये वाले क्वेश्चंस। ईपीएस निकालना बहुत आसान है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स करने के डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करने के, देखने कौन सी ईपीएस सबसे ज़्यादा आएगा, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा ईबीआईटी है जहाँ पे आपका ईपीएस सेम आता है, इसलिए उसको एक्स पकड़ते हैं। बीईपी यानी कि एक ऐसी चीज़ है, आप उतना ही ईबीआईटी कमाते हो जितना आपका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट प्लस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स। वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, डी प्लस ई का वैल्यू, तो डी का वैल्यू निकालो और ई का, तो ई का वैल्यू कैसे निकालते हो, जो आपका पैट आता है डिवाइड बाय के ई करने का, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आता, और तो हम अभी भी निकाले, बहुत सारे क्वेश्चन में अपन निकाल ही रहते हैं। थेरीज में आते हैं रिलेवेंस थेरी और कुछ इरेलेवेंस थेरी आती है। और एमएम अप्रोच में अभी हमने देखा 2 टाइप, एक तो टैक्स वाला, नॉन टैक्स में लेवर्ड इज इक्वल टू अनलेवर्ड, और अगर वो टैक्स होगा तो लेवर्ड इज इक्वल टू अनलेवर्ड प्लस। तो अगर इसके आर्बिट्राज की बात करो तो क्या होता है, हम लोग अक्सर 2 टाइप के आर्बिट्राज करते हैं, एक तो फुल स्पेंड कर दो या फिर स्टेक मैच करो और फिर नीचे प्लस माइनस कर दो। आर्बिट्राज का समझे ना क्वेश्चन, प्लस माइनस, पर उसके 2 ऑप्शन होंगे, एक तो पूरा के पूरा पैसा लगा दो या फिर आप उतना ही स्टेक लगाओ जितना पहले था। ठीक है, डन गाइस। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो अभी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे अच्छे से। आई थिंक दिस विल गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। बाकी उन चैप्टर से कर रहे हो आप? हाँ, कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मत करो। मैं सोच रहा था कि मेरा जो लेक्चर है मैं मॉर्निंग में ही ख़त्म कर लेता हूँ और लॉ को लास्ट में डाल देता हूँ। इज इट फाइन? मेरे लिए आसान हो जाएगा बहुत। तो फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट टेकिंग लेक्चर इन द मॉर्निंग, तो जो मैं है ना, मैं मॉर्निंग में ले लूँगा और फिर जो लॉ का है वो इवनिंग में कर लेंगे जैसे भी। हाँ, तो ही विल गेट एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग 10:30 फ्रॉम मंडे। तो मेरा 10:30 से 11:30 बजे हो गया एक बार का, फिर बाद में तुम चलने दो आराम से। डन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय।